जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे मातृभूमि का दृश्य दो दूसरा भाग, एकांकी संचयन का पाठ 3, मातृभूमि का मान, इसका दूसरा दृश्य। अगर आपने पहला दृश्य नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। अब आगे है राव हेमू जो है अभय सिंह को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अभय सिंह अब चला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। स्थान है चित्तौड़ का राजमहल, यानी चित्तौड़ के राजमहल में ये बात चल रही है। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। यानी महाराणा लाखा जो है बहुत दुखी हैं और अपने राजमहल में ही इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और टेंशन में हैं। लाखा देखिए क्या कह रहे हैं। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। यानी वे अपने किए पर पछता रहे हैं। कुछ उन्होंने किया, वो एक बार लड़ाई से भाग आए थे, खैर। तो वो कह रहे हैं कि मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उस पर ये कह रहे हैं कि मैंने कलंक का टीका लगा दिया, यानी इन्होंने बदनामी कर दिया, नाम खराब कर दिया। क्योंकि इनके अनुसार इनके खानदान में सभी लोग बड़े वीर थे, जो लड़ाई के मैदान में उन्होंने जीत हासिल किया, कभी हार का मुंह नहीं देखे। और उन्हीं के ये पुत्र राजा हैं और ये खुद जो है लड़ाई के मैदान से हार के डर से भाग आए थे। तो इसी बात पर ये लज्जित हैं और अब पछता रहे हैं घूमते हुए बाद विचार। खैर, इस बार मुट्ठी भर हराओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित किया और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। ये कह रहे हैं कि भाई मुट्ठी भर हराओं ने जिस प्रकार हमें भगा दिया, हरा दिया, उससे मेरे दिल को कितना दुख पहुंच रहा है, ये कह रहे हैं कि मैं ही जानता हूँ। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा का अभिवादन करता है। यानी अभय सिंह आता है, महाराणा का अभिवादन करता है। अभय सिंह कहता है, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। फिर महाराणा कहते हैं, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो। यानी अब महाराणा अपने पूर्वजों का नाम लेके कह रहे हैं कि जिनका खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है वह प्राणों के भय भाग जाए, यानी वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई के मैदान से भाग जाए। यह कितने कलंक की बात है, यानी यह कितनी बदनामी की बात है, बेइज्जती की बात है। अभय सिंह जी फिर उनको समझाते हुए कुछ कह रहे हैं कि किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं। महाराणा, हराओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। यानी देखिए वो क्या है, झूठी चापलूसी दे रहा है। अगर ऐसा मंत्री हो ना तो उस राज्य का विनाश निश्चित है, जो मंत्री अपने राजा की झूठी चापलूसी करता है। ये कह रहे हैं कि भाई आप उस समय भी लड़ने के लिए बड़े ही उत्सुक थे, जान पर खेलकर आप चाह रहे थे कि हम लड़ें, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। वो कह रहा है कि आप तो भाई लड़ने के लिए तैयार ही थे, हम ही लोगों ने आपको जो है वहां से निकाल लाए थे, हम ही लोग आपको खींच लाए थे।
इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है। यानी वो कह रहा है कि भाई इस ऐसा हुआ, इससे मेवाड़ के गौरव में कोई कमी नहीं आई, आप तो लड़ने जा रहे थे, हम ही लोग आपको वहां से निकाल रहे, इससे आपको शर्मिंदा या लज्जित होने की कोई बात नहीं है। फिर महाराणा कहता है, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, यानी जो इज्जत को जान से बढ़ के समझते हैं, यानी जान चली जाए इज्जत न जाए, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें। यह कैसी उपहासजनक बात है, यानी कैसी मजाक वाली बात है। जो वीर पुरुष जिसका अपमान हो गया, जो रण क्षेत्र से भाग गया और वो जी रहा है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। वो कह रहे कि मैं इस बदनामी को मिटा देना चाहता हूँ। अभय सिंह कह रहे हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई आपके जो सैनिक है, आप आदेश देंगे, वो लोग मरने के लिए तैयार हैं। महाराणा कह रहे हैं कि उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है, यानी उनकी वीरता की परीक्षा लेने का समय अब आ गया है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, यानी सेना के साथ प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बिना सोचे समझे इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि भाई जब तक मैं बूंदी के किला में अपनी सेना के साथ अंदर यानी कब्जा नहीं कर लूंगा, प्रवेश नहीं कर लूंगा, तब तक ना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। अभय सिंह देखिए अब क्या कह रहे हैं। महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते, यानी काल से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। देखिए, इनका मंत्री इन्हें अब समझा रहे हैं कि आपने इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर लिया, बड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि हम जीत जाएं, लंबे समय तक युद्ध चलेगी, लेकिन हाड़ा लोग भी बड़े वीर हैं, उनकी वीरता पर संदेह नहीं किया जा सकता। फिर महाराणा कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या अभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम जो वादा करते हैं वो नहीं जाता है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है, यानी पीछे नहीं है। करे इनको भी ये बात पता है, स्वीकार कर रहे हैं कि हाड़ा लोग भी वीरता में हमसे पीछे नहीं है, वो भी बड़े वीर हैं। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, यह पूर्ण होनी ही चाहिए। ये इनका झूठा दंभ है कि मैंने प्रतिज्ञा किया है तो ये पूरा होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सामने कोई कितना भी वीर हो। जब व्यक्ति को अपने ऊपर अहंकार हो जाता है ना, तो विनाश की ओर ही ले जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी आपको बहुत गुस्सा आ जाए ना, तो उस समय आप कोई भी निर्णय नहीं लेना, किसी को कोई वचन नहीं देना, क्योंकि गुस्सा में उठाया हुआ कोई भी कदम ठीक नहीं होता है। आगे देखते हैं।
नेपथ्य में गान होता है, यानी लोग गीत गाना गाते बजा रहे हैं। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इस इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये मोती में छेद कराकर, एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। गाते गाते चारणी जो है आते हैं और कह रहे हैं कि जो मोती हृदय में छेद करा करके आपस में मिलके रह रहे हैं, तुम उन मोतियों की माला को मत तोड़ो। यानी राजा को ये संदेश दे रहे हैं, ये लोग चारणी लोग गीत गा करके भी बता रहे हैं कि जो लोग आपस में आप मिलजुल के रह रहे हैं ना, आप उनको अलग करने की कोशिश मत करो, नुकसान होगा। महाराणा कह रहे हैं कि तुम कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम सबको मिलकर रहने की बात कह रही थी और मैं तो उल्टा काम कर रहा हूँ, दो जातियों को आपस में लड़ाकर सदा के लिए दोनों के बीच दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारणी कहती है, यह आप क्या कहते हैं महाराणा, आपके विवेक पर तो सबको विश्वास है। ध्यान दीजिएगा, विवेक वो होता है जो अच्छाई और बुराई में फर्क समझकर अच्छाई को ग्रहण करता है। तो यहाँ चारणी कह रही कि आपके विवेक पर तो सबको विश्वास है कि आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यदि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। चारणी कह रहे कि आप समझ जाइए, बूंदी का किला और हाड़ा जाति के लोग कम हैं, वो किला छोटा है, लेकिन वीरता में वो कहीं बहुत आगे हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। कह रहे कि आपका जो राज्य है, यानी हमारा जो राज्य है मेवाड़, जब विपत्ति आती है ना, तो हाड़ा जाति के लोग ही सहायता देते हैं। लड़ाई के समय जब दूसरा कोई आक्रमण करता है, उस समय हाड़ाओं के बल पर ही हम जीतते हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। करेक्ट, वो समझा रही है कि अगर उन लोगों से कोई गलती हो गई है तो आप उसे भुला दीजिए, माफ कर दीजिए, लेकिन आपसी संबंध को बनाए रखिए। महाराणा फिर कह रहे हैं कि चारणी तुम बहुत देर आई, यानी वो कह रहे हैं कि तुम बहुत देर से आई हो, हमने तो बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया है। अभय सिंह कह रहे, चारणी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लें, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब चारणी कह रही दुर्भाग्य, और थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है महाराणा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेषक की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। वो कह रहे कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई भी व्यक्ति जो देश की अच्छाई के बारे में सोचता है, वो इस विषैले आग को फैलने नहीं देगा। अभय सिंह कह रहे हैं किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए, यानी हमारे राजा ने प्रॉमिस कर लिया है तो उसे तो पूरा होना ही चाहिए। तब चारणी देखिए क्या कहती है, वो कह रही कि उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नकली दुर्ग बनाने की राय किसने दिया? तो चारणी ने। वो कह रही है कि महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा कहते हैं, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तुम जैसा कह रहे हो हम वैसे ही करेंगे, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न मिलेगा। ये कह रहे हैं कि भाई हाड़ाओं को हम दंड तो देंगे ही देंगे। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें।
महाराणा ने आदेश दिया सेनापति को कि नकली दुर्ग जल्द से जल्द जो है नकली दुर्ग बनाया जाए, और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। पर्दा गिरता है। इसके बाद इस एकांकी का तीसरा भाग है। तीसरा भाग देखते हैं। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश होता है। अभय सिंह अपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया। ठीक बन गया है ना? महाराणा कह रहे हैं कि क्यों न बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है, यानी ठीक उसी का एकदम कॉपी है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से कोई मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। इन्होंने ये कहा कि भाई इस मिट्टी के नकली दुर्ग को तोड़ने से मेरे दिल को तो शांति नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है वो तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए, यानी किस तरह उनको मजबूर किया जाए कि वे हमारे अधीन हो जाए। अभय सिंह कह रहे हैं कि निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें, यानी आज की लड़ाई की तैयारी करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है। फिर महाराणा कहते हैं किंतु यह रण होगा किससे, यानी ये लड़ाई किससे होगी? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ेंगे किससे? हमारा रास्ता रोकने वाला कोई तो होना चाहिए जो हमें रोके और हम उससे लड़ने की एक्टिंग करेंगे। अभय सिंह कह रहे हैं हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई छूछे वार करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, मारेंगे नहीं, हवा में। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। अब ये लोग प्लानिंग करके वहां से चले जाते हैं, और दूसरी ओर से वीर सिंह जो बूंदी का रहने वाला है, जो इस पाठ का हीरो है, अपने कुछ मित्रों के साथ आता है। और वीर सिंह कह रहा है कि मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी कहता है हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह कहते हैं और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? वो कह रहे कि भाई ये हमारे वंश की आन मान है, ये हमारी जन्मभूमि है, क्या हम इसको मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी कहता है कि किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह कहते हैं धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हारा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। उसने कहा कि ये खेल खेल नहीं रहेगा, वास्तव में मैं लड़ूंगा और यहाँ की धरती को खून से लाल कर दूंगा। तीसरा साथी कहता है कि लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी हमें अपने मालिक
की प्रतिज्ञा को पूरा होने में बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। हम उनका नमक खाए हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उनकी नौकरी करते हैं। वीर सिंह कह रहा है कि और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है। बात भी सही है। जिस धूल में, जिस मिट्टी में हम बड़े हुए, खेले, जहाँ की हवा में हम सांस लिए, क्या हम उसका अपमान होने देंगे? कतई नहीं। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। कह रहे कि जब मेवाड़ और बूंदी आपस में लड़ेंगे तो हम महाराणा का साथ नहीं देंगे, हम उनकी तलवार उनके चरणों में समर्पित कर देंगे और अपनी मातृभूमि बूंदी की ओर से होकर लड़ेंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है, कह रहे आज ऐसा ही मौका आया है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। पहला साथी कहता है निश्चय ही, जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह कहता है मेरे वीरों, तुम अग्नि कुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को छीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा करो कि जब तक हम जीवित रहेंगे, बूंदी के इस नकली दुर्ग पर भी हम मेवाड़ का मुकुट, दूसरे राज्य का झंडा लहराने नहीं देंगे। वीर सिंह कहते हैं मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। यानी बहुत प्रसन्न हो रही है बूंदी कि आप जैसे वीर सपूत हैं। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी करें। इस प्रकार तीसरा दृश्य भी समाप्त हुआ और अब हम पढ़ेंगे चौथा दृश्य, जो इस पाठ का अंतिम भाग है। देखिए, स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह कह रहे हैं हाँ महाराणा, हम तो समझे थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यानी हमने तो सोचा था केवल वो लोग एक्टिंग करेंगे, लेकिन वो तो रियल फाइटिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। जबकि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना आरंभ कर दिया है। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की हो गई है, यानी हैरान हो गए हैं लोग, करे ये क्या। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। वो बता रहा है कि भाई ये लोग दुर्ग के अंदर दीवारों में छुप छुप कर हमसे लड़ तो रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास लड़ने के जो हथियार है ना, सामग्री है, अब लगभग खत्म हो रहा है। अब वो थोड़ी देर में हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। महाराणा कह रहे अभी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई, मतलब रियलिटी आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता, और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती।
मतलब कि वीर सिंह बच जाता तो अच्छा होता, क्योंकि बड़ा बहादुर है। अभय सिंह कह रहे हैं कि मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था, और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह को उसके साहस के लिए प्रशंसा की, साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खोओ। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हराओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने के लिए मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हारा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। करे एक भी हारा जीवित रहेगा तब तक हम इस नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराने देंगे, मेवाड़ का नहीं। महाराणा कह रहे हैं कि निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। उन्होंने भी तारीफ किया कि वास्तव में ये लोग बड़े वीर हैं, इनकी वीरता तारीफ के काबिल है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं सोचा था। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है, यानी तीर चला रहा है एक के बाद एक। अकेले ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है, यानी अकेले कई सौ सैनिकों से लड़ रहा है और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। और फिर जोर का धमाका और प्रकाश होता है, यानी जोर से जो है ना बम ब्लास्ट होता है, उजाला ही उजाला हो जाता है। और उस उजाला के बाद फिर क्या होगा आपको पता ही है, जब बम ब्लास्ट होगा तो। महाराणा कह रहे कि अरे देखो, अभय सिंह गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वीर सिंह मारा गया। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ लाओ, यानी उसकी डेड बॉडी को इज्जत के साथ हमारे पास लाओ। अभय सिंह जाते हैं। महाराणा कह रहे हैं कि आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने निर्दोष प्राणों की बलि दे दी, यानी कह रहे हैं कि बेकार के मेरे अहंकार ने कितने बिना गुनाह बेगुनाह वीरों की जान ले ली। मैं जीता तो हूँ, लेकिन मेरी यह जीत सबसे बड़ी हार है। चारणी आती है और कहती है, महाराणा अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है, यानी सिंहनाद हो रहा है। जीतने के बाद खुशी से बाजा बजा रहे हैं। महाराणा कह रहे हैं कि चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी कर रही हो, यानी मैं तो दुखी हूँ ही, तुम इसे मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही हो। न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। कह रहे कि भाई ऐसी वीर जाति को अपने अधीन करने की जो इच्छा है ना, बेकार की है, पागलपन है। वीरों को अपने अंडर नहीं किया जा सकता, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करके उनका सहयोग लिया जा सकता है। चारणी कह रही कि तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश।
महाराणा कह रहे हैं कि शव के पास बैठ जाते हैं महाराणा और कह रहे हैं चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू तब तक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठानी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। फिर महाराणा कह रहे हैं कि निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। कह रहे हैं कि हम सभी वीर सिंह जैसे महान वीर की आत्मा के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए आज हम इस वीर के शव के सामने उसके चरणों में अपना सिर झुकाएं और सभी लोग बैठ करके आदर के साथ ऐसा ही करते हैं जैसा कि इन्होंने फरमाया। तो ये होती है देशभक्ति और अपने देश के प्रति जान देने की ललक। वास्तविक देशभक्त जो है ना, ऐसे ही होते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। आज आप देख रहे हैं ना, नेता लोग कहने के लिए बड़े देशभक्त हैं लेकिन केवल लूट रहे हैं। बहुत सारी बातें आप देख ही रहे हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। फिर हम आपका अगला अध्याय लेकर आपके साथ जल्दी ही जुड़ेंगे और आप इस चैनल से बने रहें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, अच्छा रहेगा। आपका सहयोग ही हमें जो है और मेहनत करने की हिम्मत देता है। आपका सहयोग बना रहेगा, हम यूं ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।